नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास वर्कशीट 32। अब की बार कार्यपत्र लिख दिया, कार्यपत्र 32 हमारी चुनावी प्रणाली। ठीक है, दिनांक 17/9/2020, पाठ 3 चुनावी राजनीति सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी वर्कशीट 31, ठीक है, चुनाव क्यों, और ये भी चुनावी राजनीति में से था। चुनावी राजनीति पाठ का नाम चुनावी राजनीति है और इसके अंदर टॉपिक था चुनाव क्यों। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हमारी चुनाव प्रणाली। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले जैसे हम हर बार करते हैं तो एक बार हम अपने सपोर्टिंग मटेरियल को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे काफी अच्छा होगा। सहायक सामग्री 2021 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, इसे बेचना मना है। ठीक है, तो आपके एसएसटी 4 हिस्सों में देखो कई बार क्या है, नए आपके ब्लर हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ। नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, नए कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए इस चैनल पे किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, और आपका भी ये पार्ट देखते देखते याद हो जाएगा कि ये इस पार्ट में से इस पार्ट में से, तो काफी अच्छा रहता है ये। लोकतंत्र क्या है पढ़ चुके हैं। संविधान निर्माण का भी कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं, कुछ हिस्से इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। आज और हम पढ़ने जा रहे हैं चुनावी राजनीति, इसका एक हम पढ़ चुके हैं, इसका भाग 2 शुरू होगा, तो यहाँ पे इनको भाग 2 भी लिखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, हम समझदार हैं, हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक बार इसके भाग 2 को भी देख लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये रहा आपका चुनावी राजनीति। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे आज हम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब अध्याय 3 चुनावी राजनीति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बता दूं, अगर जिस बच्चे को ये वर्कशीट नंबर 32 पीडीएफ में चाहिए और इसके जो आंसर अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, ठीक है, तो वो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। वहां पे इसमें इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आसान लिखने में आसानी होगी। आपको वीडियो को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, वीडियो बस आप देखने के लिए समझने के लिए देख सकते हैं। तो हमारी चुनाव प्रणाली, आम चुनाव और अमृत चुनाव, अरे नहीं, आम चुनाव नहीं है, अमृत चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव सिंपल है, और उपचुनाव इसके बीच के दौरान जो चुनाव होता है। तो कई बार तो ऐसा नहीं है, जो मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस, जो ये आप पढ़ रहे हो ना पॉलिटिकल साइंस के अंदर है ना, मैंने अपनी एमए की है 2018 में, मैंने अपने एमए कंप्लीट कर ली थी इससे पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, तो इसके हल्के में मत लीजिएगा। तो यह तो बस मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे वर्ड से बोल देता हूँ, ताकि आपका दिमाग यहीं पे रहे, कहीं और ना जाए। जैसे दिल्ली में है ना आम आदमी पार्टी, उस तो उसे ऐसे थोड़ी ना आम मैंगो चुनाव पार्टी। ठीक है, तो आम मतलब सामान्य होता है। तो चलिए हम टॉपिक पे सीरियसली पढ़ते हैं। आम चुनाव, हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। आपको पता है भारत में जो चुनाव होते हैं 5 साल, हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, दोबारा से चुनाव होता है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे समय अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। एक ही दिन या अलग अलग अंतराल में, अगर दिल्ली में कहूँ तो दिल्ली में एक ही साथ चुनाव हो जाता है। यूपी की बात करूँ तो 4 हिस्सों में बांट देते हैं, तो 4 दिनों में चुनाव होता है वहां पे। बिहार में भी बड़ा है, पंजाब में 2 दिन में मेरे ख्याल से चुनाव किया जाता है, हरियाणा में भी 2 बार में चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र बड़ा होता है तो उसमें चुनाव कराने में समय ज्यादा लग जाता है। तो जो हर 5 साल पे चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। अब उपचुनाव किसे कहते हैं? फिर जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली हो जाता है। जैसे हमने 5 साल के लिए किसी प्रतिनिधि को चुना, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका काम कौन करेगा भाई? उसके लिए चुनाव कराने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना किसी को रख देंगे। या वो इस्तीफा दे देता है किसी वजह से, ठीक है, अगर कहने का मतलब वो पद खाली हो जाता है आपका, इस्तीफे से पद या उसकी मृत्यु से पद खाली हो जाता है, तब वहां जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चुनाव क्षेत्र, बहुत अच्छा पढ़ेंगे अब हम। चुनाव क्षेत्र, जहां पे चुनाव होता है उसे चुनावी क्षेत्र कहते हैं। इसे निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड और आरक्षित चुनाव क्षेत्र 3 हिस्सों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव के उद्देश्य से देश को उनके क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जहां पे वोटिंग होने वाली होती है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता
अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा जो आपको जो प्रश्न उत्तर है ना आपके आम चुनाव उपचुनाव में अंतर, सांसद विधायक में अंतर, सब यहीं से आपका लिया गया और मैंने यहीं से लगभग लिखा है, तो आपके उत्तर में भी आ जाएंगे, समझने में आसानी होगी। चुनाव क्षेत्र से चुने गए, दोबारा से यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित क्षेत्र को विधायक कहा जाता है। अब विधायक, आप ध्यान सुनोगे तो समझते हैं हम यहाँ के विधायक हैं, समझे, बंदों में अकड़ आ जाती है। देश के लिए चुनाव लड़ते हैं, देश की सेवा के नाम पे करते हैं, जैसे ही विधायक बन जाते हैं हम यहाँ के विधायक हैं, हम उनको जानते नहीं, जैसे पुलिस वाला कोई लेकर जानते नहीं हम किसके लड़के हैं, विधायक। ठीक है, तो समझ रहे हो चुनावी क्षेत्र। अब आता है वार्ड। वार्ड क्या होता है? एक कस्बे को आप कह सकते हो, कस्बे के अंदर किसी प्रकार पंचायतों और नगरपालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। ठीक है, आप अपने घर पे अगर किसी बच्चे को बहुत पता भी होगा तो पूछिए कि आपका वार्ड क्या है, वार्ड नंबर भी मिलता है। ठीक है, हर एक को वार्ड में बांटा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप घर वालों से पूछेंगे क्या वार्ड क्या होता है, तो आपके मम्मी पापा बता सकते हैं आसानी से वार्ड क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट में भी बांट दिया जाता है कि यहाँ से इतनी सीट है, यहाँ से इतनी सीट है। ठीक है, कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो आगे है आपका आरक्षित चुनाव क्षेत्र। क्या? आरक्षित चुनाव क्षेत्र कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। मतलब देश में कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, कुछ ऐसी जाति के लोग हैं जिनकी आवाज देश की सरकार के पास, देश की सरकार, हमेशा याद रखें हम संसद की बात करते हैं, हमें वहां आवाज पहुंचानी होती है। जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं ना, हम संसद की तरफ चढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वहां पे जाके हम अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हमने सरकार जो चुनी है वो वहीं जाके बैठती है और वहीं डिसीजन लेती है। इसी वजह से हम अपनी जो फरियाद होती है, जो हम संसद की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, और इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, संसद और विधानसभाओं तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित मैं समझ रहा हूँ, रिजर्वेशन निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची कि मतलब ठीक है, ये बंदे अगर जीत नहीं पा रहे कहीं से तो इन्हें अलग से ही चुनाव क्षेत्र में घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ देखें, आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। और इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसे हम दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है, देखो, आरक्षित चीजों से हमें, या मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, आरक्षित होनी चाहिए। जो व्यक्ति पिछड़ रहा है उसे आपको आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन समझ रहे हो ना, जिस व्यक्ति को आरक्षण मिलता है वो इसका गलत फायदा उठाता है। अनुसूचित जाति के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो आरक्षण लेने लायक है भी नहीं, जैसे कि उनके फाइनेंस समस्या नहीं है। ठीक है, घर से कुछ संपन्न व्यक्ति हैं फिर भी वो आरक्षित ले रहे हैं, किस नाम पे? अनुसूचित जनजाति पे। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम पर। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो आरक्षण है वो नहीं मिलना चाहिए। मैं सरकार से देखते हैं आगे क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण ना मिले। ठीक है, जो ठीक है फाइनेंस से ठीक है, ठीक है, वो जाति के नाम पर अपने आप को नीचा दिखा के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों को वहां पे रखा जाए, उसी जाति के व्यक्तियों को ऐसे रखा जाए जो शिक्षित हो, ठीक है, जो समाज सेवा के प्रति लगाव रखता हो, ठीक है, अपने देश से प्रेम रखता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को खड़ा किया जाना चाहिए, बेशक वो उसी जाति से हो, अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो। मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण में पाने वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जब उसे आरक्षण मिला है तो देश सेवा के लिए मिला है, देश सेवा भी उसे करनी चाहिए अपने लिए और देश में एक बराबरी लानी चाहिए। तो आप हम किस बारे में पढ़ रहे थे? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ऐसी जनजाति को लोग जीत ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे में हमारा जो संविधान होता है, इन्हें एक अनुसूचित जाति जनजाति की व्यक्ति चुनाव ही लड़ सकता है। वहां पे कहते हैं भाई इसी जात का व्यक्ति ही लड़ सकता है। ठीक है, मैं अभी 2 साल पहले एक देख रहा था निमकी मुखिया,
ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा, अगर किसी ने देखा निम्न मुख्य, वहाँ पे एक छोटी जात की होती है ये, और ये विधायक के लिए अपना वहाँ से पर्चा दाखिल करती है, जबकि वहाँ का जो सरपंच होता है वो ठाकुर होता है, वो नहीं लड़ता, और वो उसके घर की एक नौकरानी होती है, ठीक है, वो उसे लड़वाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए, ऐसे क्षेत्र को हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। मतदाता सूची किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, वोट दे सकता है। वो 18 या 18 साल से अधिक होना चाहिए। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अब ये नहीं कहेंगे भैया मैं तो कल 18 साल का हो गया, अब जाऊंगा मैं परसों तो इलेक्शन है मैं वोट देने जाऊंगा, नहीं, 18 साल का होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, और मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर ID कार्ड प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। वोट देने जाते समय मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, मतदाता मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, जानते होंगे आप, या कोई अन्य आधारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा व्यक्ति न डाल सके। जब भी वो वोट देने जाए तो उसके अपने साथ कुछ एक ऑथेंटिकेशन पहचान लेके जाए, जिससे वो दूसरे नाम पर व्यक्ति, जैसे कोई मेरे नाम से अगर वो कोई जा रहा है वोट देने, तो वो अपने नाम की आइडेंटिटी लेके जाएगा। ठीक है, अगर वो मेरे नाम से बिल्कुल भी वोट नहीं दे सकता। अगर मैं जा रहा हूं तो मैं अपने भाई का लेके नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, दूसरे व्यक्ति दूसरे का वोट नहीं दे सकता। ठीक है, उम्मीदवारों का नामांकन, ये बहुत जरूरी है। उम्मीदवारों का नामांकन, आपने देखा है ना, नामांकन भर के कई बार लोग बैंड बाजा बजा रहे होते हैं, हर जब ये जीत ही लिया, बस नामांकन दाखिल करने के लिए। मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे पहले नामांकन देना होता है। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिससे आम भाषा में टिकट कहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज में अक्सर टिकट के लिए लड़ाई होती रहती है। हमें टिकट नहीं मिला, बीजेपी से बगावत, हमें टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से बगावत। अभी आप देखिए, अभी फिलहाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के एक युवा नेता के तौर पे मैं बहुत अच्छा नेता मानता था इन्हें कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हो सकता है कांग्रेस में कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें मान सम्मान या वैसा चीजें नहीं मिली, तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, और ठीक है, इस टाइम पे कांग्रेस की हालत बहुत ही खस्ता है। बहुत ज़्यादातर लोग जो उसमें चले जा रहे हैं, किसमें, बीजेपी में। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये कहना चाहता हूँ, जो टिकट का ही लड़ाई जो सीन चल रहा होता है, उम्मीदवार को नामांकन, ठीक है, इसे आम भाषा में चुनाव चिन्ह, किसी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह या समर्थन मिलता है, जिसे आम भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, कहीं रेलवे टिकट की बात नहीं चल रही है, असली है, इसी के लिए तो लड़ाई चलती रहती है। मेरी पार्टी, देश के लिए लड़िए, पार्टी के नाम पे लड़ रहे हो यार बंदे। मैं कभी भी किसी भी पार्टी का समर्थन किसी भी तौर पर नहीं कर सकता। मैं सरकार की आलोचनाओं के साथ साथ उसका समर्थन भी करता हूं, अगर उसके काम मेरी समझ में आते हैं। ठीक है, मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं देश का एक नागरिक हूं, तो सरकार की आलोचनाओं के साथ साथ उसकी तरफदारी भी कर सकता हूं। ठीक है, ये नहीं है सरकार की वाहवाही करते जाओ। अभी देखो मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन रोजगार के नाम पर यह बहुत ही गलत काम कर रही है। ठीक है, तो मैं मोदी सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन रोजगार के तौर पर मैं मोदी सरकार का समर्थन कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, ये बाहर का मुद्दा हो रहा है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है। उसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक देख रहे हो क्या, आपराधिक मामलों और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा देता है, कि मतलब उसके साथ कोई मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, उसकी संपत्ति कितनी है, सारी चीजें एकदम जची जचाई होती हैं। हमें लगता है ये नेता इतना अमीर क्यों हो जाता है, इसकी यार संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं रखते, लेकिन जब नामांकन भरा जाता है तो इसके ऊपर कौन से आपराधिक मामले हैं, कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुछ इसकी संपत्ति कितनी है और इतने 5 साल के अंदर इसकी संपत्ति इतनी कैसे हो जाती है, सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन समझ रहे हो ना, जो राजनीति पार्टियां सब आपस में कहीं ना कहीं मिली होती हैं। ठीक है, शैक्षिक योग्यता, ठीक है, आप देख लो भाई, किसी के पास योग्यता है नहीं, ठीक है, और देश के लिए सेवा करने निकल पड़े। ठीक है, आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए योग्यता चाहिए,
एक टीचर होने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता जरूरी नहीं है। ये बहुत ही सोचनीय वाली बात है, ठीक है। ये मेरा तर्क है, बाकी और लोग का अपना अपना तर्क हो सकता है। का आदि का ब्यौरा देता है कि वो कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या अंगूठा छाप तो नहीं है। तब जाकर उम्मीदवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है, तब जाकर उसका नामांकन पूरा होता है। उसे आपराधिक मामले चल रहे कि नहीं चल रहे, उसकी कितनी संपत्ति है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितना पास है, 5वीं पास है, 10वीं फेल है। कई बच्चे 10वीं फेल लिख देते हैं, बच्चे कह रहा हूँ भैया 18 साल के होंगे तो बड़े हो जाते हैं। मतदाता और मतगणना। अब मतदान और मतगणना, मतदान केंद्र पर, ठीक है। अब जहाँ पर सभी ने वोट दिया, जैसे हम आप आम जैसे नागरिक जाके वहाँ पे वोट देते हैं, अब उसकी गणना भी तो होगी ना, किसको कितना वोट मिला। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। हम चले गए भैया, हमने कई बार आम आदमी पार्टी को दे दिया, कई बार बीजेपी को दे दिया, कई बार कांग्रेस को दे दिया, ठीक है। अपने अपने हिसाब से हमने वोट दे दिया किसी को, क्योंकि लोकतंत्र है, मैं लोकतंत्र में अपने हिसाब से किसी पार्टी को दूंगा या मैं अपने उम्मीदवार को दूंगा, ठीक है। मतदान को जाने के बाद, मतदान हो जाने के बाद जो वोटिंग मशीनों EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ठीक है, ऐसे लगा रखा, बहुत सारी मशीनों को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। पुरानी फिल्मों में देखियो कि लोग जो गुंडे आते थे पूरे सील के सील यही लूट के चले जाते थे। वो उस टाइम पे EVM नहीं था, वॉलेट पेपर था, वॉलेट के ऊपर वो नहीं लगाते थे, अपना क्या निशान लगाते थे, तो वो गुंडे लोग लूट के चले जाते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गई है, उसी चीज को काफी सुरक्षित तौर पर रखा जाता है। और कई बार देखा हो ना, घपले घपले की बात आपने कई बार सुन लेते हैं, कई बार न्यूज में आ जाता है, तो वो बात की बात है, सही है कि गलत इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है कि किस पार्टी को कितना वोट मिला है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, समझ लिया, देख रहे हो, सभी दलों का एजेंट। हम देश की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, हम जीतेंगे तो हम देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश को लूटेंगे, पता नहीं। जिससे मतगणना, देखो मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने पिछली भी वीडियो बनाया था, कुछ लोग हैं जो सच में देश की तरक्की कराना चाहते हैं, लेकिन नाली में साफ करने उतरेंगे, देखो हाथ तो गंदे होंगे ही ना, लेकिन बहुत सारे खुद गंद से नहा ही रहे हैं, साफ थोड़ी ना कर, उसी में वो समझा रहे हैं बेचारे। जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके, ठीक है। सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं वहाँ पे, कहीं ये ना हो यार मतलब उसको तुमने तो उसका ज्यादा गिन दिया, ये वाला डब्बा का गिना ही नहीं, उसके कम थे उसको ज्यादा दी, इस वजह से सभी एजेंट वहाँ मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। सीधी सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा वोट वही जीतता है वहां से। सोचने वाली क्या बात है, इसी वजह से चुनाव होता है। तो उम्मीद है इस क्लास में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। सीधे हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जिसको ये PDF फॉर्म में चाहिए और इसके आंसर जिसको PDF फॉर्म में चाहिए वो माई CBSE क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को बार बार रोक के पुश करके लिखने के लिए आपको समस्या नहीं रहेगी। टेलीग्राम में जाइए, वहां से देखिए और आराम से लिखिए, यहाँ आके आप वीडियो को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं आसानी से। तो आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, देखो ये रहा पहला, ठीक है। प्रश्न नहीं लिखे हैं, सही में प्रश्न बार बार क्यों लिखूं यार, जब आपके वर्कशीट में पहले से ही वर्कशीट और PDF फॉर्म में आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है, तो हाथ से लिखना पड़ता है यार। आम चुनाव, हर 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा में होने वाले चुनाव होते हैं, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा भी था। उपचुनाव, बीच में कोई बंदा मर जाता है, कोई नेता मर गया, क्या कर लोगे, तो फिर भी तो देश को चलाना चाहिए ना। जब किसी सांसद या विधायक की मृत्यु अथवा इस्तीफा के कारण कोई स्थान खाली हो जाता है, तब जाके जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। कुत्ते शांत हैं आज, देख रहे हो, भौंक नहीं रहे, पढ़ा दिया पहले ही उन्हें। चलो ठीक है। सांसद और विधायक में क्या अंतर है। सांसद, विधायक, हम विधायक के बेटे बोल रहे हैं, ठीक है, कौन हो तुम, हमको नहीं जानते, हम विधायक के लड़के हैं। उत्तर, सांसद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और विधायक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना, ये आपके
पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। SC1 में तो नहीं आया था, लेकिन SC2 में ये आपका एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सांसद और विधायक, और कई बच्चों को इसी चीज़ को लेकर डाउट भी होता है, सांसद किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं। 10वीं तक तो मुझे लगता है सब एक ही है, लेकिन बाद में पता चला सब अलग अलग है। आपको तो 9th में बता देता हूँ, सब अलग अलग है, ठीक है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे हम, ठीक है। वोट, मतदान या मत डालने के लिए योग्य व्यक्ति की सूची को मतदाता सूची कहते हैं, या आप अलग से कह सकते हैं ऐसी सूची जिसमें जो व्यक्ति वोट दे सकता है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक मतदाता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है। 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है। अब तो ये नहीं 18 को तुरंत, 18 से ज़्यादा ही होता है हमेशा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, क्योंकि बनने में भी तो टाइम लगता है। अगला क्या है? आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, मैं तो सबसे पहले यही लिखूंगा, बल्ले में क्या बोला, सरकारी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। सरकारी स्कूल से पढ़ेगा तो चीज़ें से ढंग से समझ में आएंगी। तो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, है थोड़ा सा था। वह देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप अमेरिका का राष्ट्रपति खुले भाई देश का इसकी इसी चुनाव लड़वाते हैं, ऐसा नहीं। वो देश का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उम्मीदवार को शिक्षित होना चाहिए। मैं मोस्टली अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, हर एक उम्मीदवार को शिक्षित होना रहता है। अगर वो शिक्षित होगा तभी तो समाज को शिक्षित बनाएगा। और खुद अंगूठा छाप है, बोला हम जब अंगूठा छाप हो के हम यहाँ तक आ गए तो आप लोग भी जा सकते हैं। पकौड़ा तलिए, आगे बढ़िए, क्या करेंगे, चलो बात की बात थी। उसे समाज सेवा का भाव होना चाहिए ताकि समाज के प्रति उसका लगाव हो सके। उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, समझ लो। अगर किसी भी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना भरी है ना, तो वो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए, अपने आसपास पड़ोस के लिए, सबके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। क्योंकि वो देश के लिए कर रहा है, किसी अपने खास पर्सनल के लिए नहीं कर रहा। इसीलिए लास्ट में जय हिंद, जय भारत। मैं से बेसिक क्लास के इस वीडियो देखने के लिए कुछ न कुछ नई जानकारी आपको मिले ही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं से बेसिक क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।